91.2 मेगाहर्ट्ज़ हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति बोरा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मना रहे हैं, तो इसी के सिलसिले में मैं आज आपसे कुछ मधुमेह में आहारी चिकित्सा के बारे में चर्चा करूँगी। मधुमेह, जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत ही तेजी से उभरती हुई बीमारी है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, और भारत में यह बीमारी या रोग जो है वह काफ़ी देखने को मिलता है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारी आने वाली जनरेशन में भी, और ख़ासकर जो 40 से ऊपर के व्यक्ति हैं उनमें देखने को ये काफ़ी मिलता है। और यह एक ऐसी बीमारी है जिसके ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। व्यक्ति को इसी रोग के साथ ही अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दैनिक जो हमारी दिनचर्याएं हैं, जो हमारा खान पान है, हमारा आहार है, हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम किसी ऐसे मैनेज करें, ऐसे हम उनको करें कि हमारा जो मधुमेह का रोग है, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहे, जो नियंत्रित रहे, जिससे कि जो मधुमेह के रोगी हैं वो अपना जीवन आराम से जी सके। तो शुरुआत करेंगे कि मधुमेह होता क्या है, व्हाट इज़ डायबिटीज़। सामान्य अवस्था में हमारे रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसकी एक निश्चित मात्रा होती है जो हमें हमारे दैनिक कार्यकलापों में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमें काम करने में मदद करती है। जब यह मात्रा उसकी तय मात्रा से ज़्यादा हो जाती है, जैसे 100 मिलीग्राम से अधिक हो जाती है या 180 मिलीग्राम तक पहुँचती है, तो उस जो स्थिति होती है उस स्थिति को हम डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है वह गुर्दे की कोशिकाओं से छनकर मूत्र में विसर्जित होने लगता है, और कई सारे और सिम्टम्स हमें शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो इस स्थिति को हम मधुमेह कहते हैं। कई प्रकार के होता है मधुमेह। मधुमेह का टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन शरीर से निकलने वाला एक हार्मोन है जो ग्लूकोज के चयापचय में मदद करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जो हम आहार में ग्लूकोज की मात्रा ले रहे हैं वह सही से मेटाबोलाइज हो और हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। पर इंसुलिन न होने की अवस्था में यह चयापचय जो होता है इसका संतुलन बिगड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ या बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि यह जो डायबिटीज़ होती है यह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है। ऐसे केस जहाँ पर इंसुलिन की मात्रा बहुत कम सिक्रीट हो रही हो या नहीं सिक्रीट हो रही हो, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है या पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है, तो इसका पता अचानक चलता है और यह बचपन से देखने को मिलती है। तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है बिना इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है और अधिकतर 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति में दिखाई देती है। अधिकांशतः इस रोग में, टाइप 2 डायबिटीज़ में, जो व्यक्ति होते हैं वह मोटे होते हैं, उनका वज़न अनियंत्रित होता है, और मधुमेह की शुरुआत धीरे धीरे होती है। इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे सीमित होने लगती है, और इस वाली डायबिटीज़ को, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसको बेसिकली आहार से, अपने खान पान से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक और होती है कुपोषण जनित डायबिटीज़, जिसको हम मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की वजह से जो हमारा लिवर होता है वो सही से काम नहीं कर पाता, जिससे मेटाबॉलिज्म में असर पड़ता है और इंसुलिन के सिक्रीशन पे असर पड़ता है और डायबिटीज़ होती है। फिर एक चौथी तरह की डायबिटीज़ होती है जो गर्भावस्था जनित होती है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ देखने को मिलती है। उसमें महिलाओं के रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और यह अल्पकालीन होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी का पीरियड ख़त्म होता है, रक्त की शर्करा का लेवल अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। तो इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। कैसे लक्षण होंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि डायबिटीज़ हुई है? कब व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो रहा है या फिर डायबिटीज़ के लक्षण हैं? पॉलीयूरिया पहला लक्षण है इसका, जिसको हम बहुमूत्रता कहते हैं। व्यक्ति को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। इसमें क्योंकि रक्त में इतना अधिक ग्लूकोज हो जाता है कि वह गुर्दों से छनकर मूत्र में निष्कासन होता है उसका बार बार, इसलिए मधुमेह की अवस्था में अधिक मात्रा में बार बार मूत्र विसर्जन होता है, जिससे कि ग्लूकोज का जो मात्रा होती है वो अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकल सके। दूसरा है पॉलीडिप्सिया, जिसमें अधिक प्यास लगना, ये एक लक्षण है। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति को पेशाब लगती है, ज़्यादा मात्रा में जल निष्कासित होता है, तो पानी की कमी हो जाती है शरीर में और व्यक्ति को अधिक प्यास लगती है। तीसरा है भूख में वृद्धि। भूख में वृद्धि इसलिए क्योंकि जो ब्लड ग्लूकोज है वो हाई तो है पर वो बॉडी के काम नहीं आ रहा है,
तो व्यक्ति की जो कोशिकाओं की जो आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वो पूरी नहीं हो पाती और व्यक्ति को भूख लगती है। सामान्य कमजोरी, शरीर भार में धीरे धीरे कमी होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है व्यक्ति के, और ग्लूकोज, चूंकि रक्त में इतना हाई ग्लूकोज होता है तो जीवाणु बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं हाई ब्लड ग्लूकोज में। तो अगर छोटा सा भी कट लगता है मधुमेह के रोगी को तो वह एकदम बड़ा घाव हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिससे पता लगता है कि व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है। अगर बहुत लंबे समय तक मधुमेह में नियंत्रण न रखा जाए तो व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, गुर्दों में खराबी आ सकती है, और बहुत लंबे समय तक अगर अनियंत्रित मधुमेह है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो कीटोसिस की स्थिति पैदा हो सकती है। यह एक चयापचय संबंधी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के रक्त में या मूत्र में कीटोन निकायों का उच्च स्तर देखा जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कई कारण हो सकते हैं मधुमेह के, जैसे वंशानुक्रम, अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, मेनली अगर वज़न कंट्रोल नहीं है और क्रियाशीलता बहुत अधिक नहीं है तो 40-50 साल की आयु के बाद मधुमेह देखने को मिलता है। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक संभावना होती है मधुमेह की। मोटापा एक अवस्था है जिसमें ज़्यादा देखने को मिलता है डायबिटीज़। संक्रमण, कुछ संक्रमण की वजह से भी हो सकता है। अगर संक्रमण हो जाए जिससे यकृत विकार हो जाए तो इंसुलिन के सिक्रीशन में बाधा उत्पन्न होती है, इससे डायबिटीज़ हो सकता है। हार्मोन संबंधी परेशानियों की वजह से भी डायबिटीज हो सकती है, और मानसिक तनाव या चिंता की वजह से भी डायबिटीज देखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको उपचार कर सकते हैं मधुमेह में। तो मधुमेह में उपचार कई तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले आहार द्वारा, इंसुलिन द्वारा किया जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, उसमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, तो इंजेक्शन या गोली जो होती है, इंजेक्शन, इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा। फिर है खाने की दवाओं द्वारा, कुछ गोलियों द्वारा भी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। और चौथा है व्यायाम द्वारा। कुछ शारीरिक जो व्यायाम होते हैं उनको अगर नियमित रूप से किया जाए तो काफ़ी हद तक मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मधुमेह के आहारी उपचार के बारे में। सबसे पहले ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है मधुमेह के रोगी को भी उतनी होती है जितनी एक नॉर्मल व्यक्ति को होती है, परंतु अगर क्रियाशीलता व्यक्ति की कम है और अगर व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है तो जो कुल ऊर्जा की मांग है उसमें कमी करनी चाहिए। सामान्यतः जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट हैं, उन शरीर में जो ऊर्जा है, ऊर्जा की जो मांग है उसको अगर आहार से पूरा करना है तो कार्बोहाइड्रेट से 50% ऊर्जा देनी चाहिए। आहारी स्रोतों में जो प्रोटीन है उससे 20% और वसा से लगभग 30% ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में सामान्यतः हम बहुत ज़्यादा कमी नहीं करते, क्योंकि रोगी को ऊर्जा तो चाहिए और कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा स्रोत है जिससे पूर्ण मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का निर्धारण जो रोगी के ग्लूकोज के लेवल, उसके मूत्र परीक्षण और उसके इंसुलिन की जो उपलब्धता है उस पर डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का काफ़ी असर पड़ता है रोगी पर, क्योंकि अगर इसकी मात्रा हम बहुत कम कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वसा का ऑक्सीडेशन होने लगता है शरीर में, जो संचेत वसा होती है, और उसके वसा के टूटने से या वसा के मेटाबॉलिज्म से शरीर में कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं जो रक्त में एकत्रित होने लगते हैं, क्योंकि वह गुर्दों से बाहर नहीं आ सकते और धीरे धीरे वो शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं और ये बहुत ही गंभीर स्थिति हो सकती है, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। इस वजह से हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी कैलकुलेट करके देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वह कैसे निकालेंगे? जो कुल आवश्यक कैलोरी होती है उसका 10वां भाग हमारा उतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट जो है वो 1800 किलो कैलोरी की है तो उसका 10वां भाग है 180, तो 180 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम व्यक्ति को देंगे। तो एक ये बेसिक रूल है कि मधुमेह में कैसे हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कैलकुलेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कैसे होंगे? कार्बोहाइड्रेट में हमें जटिल कार्बोहाइड्रेट देने चाहिए जिसमें आहारी रेशा ज़्यादा हो, जैसे छिलके वाली दालें, छिलके वाले जो अनाज होते हैं वो, रेशेदार फल, रेशेदार सब्जियां, अंकुरित दालें, इस तरह की चीज़ें जो इजीली डाइजेस्टेबल ग्लूकोज है, जैसे सरल शर्करा जिसको कहते हैं, जैसे चीनी, जैसे
मिठाई या कहीं आलू स्टार्च जो होता है उसको देने में हमें थोड़ा सीमित रखना चाहिए, या बहुत ज़्यादा अधिक गंभीर स्थिति में हमें इन्हें नहीं देना चाहिए। वसा हम कैसी देंगे? वसा का लेवल जो है वह मैंने जैसे आपको बताया लगभग 30% कैलोरी वसा से आनी चाहिए। वसा में हम असंतृप्त वसा को हम प्राथमिकता देंगे। असंतृप्त वसा मीन्स जो हमें प्लांट ऑयल मिल रहे हो, जो पौधों से प्राप्त जो तेल होते हैं उनको कोशिश करें कि जो संतृप्त वसा है जैसे घी, मक्खन और डालडा जो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, इसको हम ना दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी और जिससे कि व्यक्ति को और भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि असंतृप्त वसा दी जाए। प्रोटीन, मधुमेह के रोगी को प्रोटीन की आवश्यकता उतनी होती है जितने नॉर्मल व्यक्ति को। तो 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार प्रोटीन हमें उसे देना चाहिए। प्रोटीन में भी हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन, जैसे जो अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन के, अंडा या सोयाबीन, ये सब देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ऐसे स्रोत दें प्रोटीन के जिसमें वसा की मात्रा बहुत ना हो, परंतु प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो और प्रोटीन अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू का हो। तो प्रोटीन की मात्रा हमें अधिक जैविक मूल्य वाले स्रोतों से देनी चाहिए, जैसे अंडा, सोयाबीन, दालें, फलियां, ये सब। विटामिन कौन से? विटामिन बी समूह जो है वो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक हैं। तो विटामिन बी समूह की जो मात्रा है वो उचित होनी चाहिए आहार में। खनिज लवण सामान्य मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो अगर अगर व्यक्ति हाई बीपी से ग्रसित है, अगर उसको उच्च रक्तचाप है, तो सोडियम को हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अब दूसरा मैंने जो आपको बताया कि इंसुलिन द्वारा उपचार करते हैं। इंसुलिन जो डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है उसमें हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। इनका प्रयोग चिकित्सक की देखभाल में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंसुलिन के इंजेक्शंस का उपयोग किया और खाने की जो रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान नहीं दिया तो व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसका मतलब रक्त में शर्करा का स्तर एकदम गिर सकता है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो सकता है और कोमा में जा सकता है। तो 2 तरह के इंसुलिन हम यूज़ करते हैं, घुलनशील, एक अघुलनशील। घुलनशील जो स्वच्छ तरल रूप में इंसुलिन होता है, यह कम समय के लिए अगर आपको चाहिए, जैसे 6 घंटे मैक्सिमम इस इंसुलिन का असर रहता है। और दूसरा इंसुलिन होता है डिपोट इंसुलिन। डिपोट इंसुलिन जो होता है वो लगभग 12 घंटे तक इसका असर रहता है। ये थोड़ा धुंधला होता है और जब आपको ज़्यादा समय के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है तो हम इस वाले इंसुलिन को देते हैं। और इंसुलिन की अधिक मात्रा में प्रयोग से भी कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो निश्चित मात्रा है इंसुलिन की उतनी ही लेनी चाहिए। अपने मन से कभी भी इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं लेनी चाहिए। बहुत अधिक बार बार भूख लगना, कमज़ोरी, थकान होना, बहुत पसीना होना और मानसिक विचलन होना, हृदय की धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, सुस्ती होना और दोहरा दिखना, वस्तुओं का दोहरा दिखना और कोमा, ये सब जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं अगर इंसुलिन के जो मात्रा है उसको अधिक मात्रा में लिया जाए। कई दवाएं भी डायबिटीज़ के इलाज में उपयोगी होती हैं, जैसे बाइगोनाइड्स और सल्फोन्यूरिया, ये कुछ दवाएं हैं। पर इन दवाओं को भी चिकित्सक की देखभाल में ही लेना चाहिए और छोटे बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और बहुत लंबे समय तक इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इनके साथ साथ आहार को भी नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मधुमेह में व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। एक अच्छी जीवन शैली, एक्टिव लाइफस्टाइल मधुमेह के नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है। इन सब चीज़ों में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स वह होता है किसी भी खाने की जो पदार्थ है उसका हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल पे क्या असर पड़ता है, वह कितना बढ़ता है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो ग्लूकोज होता है या जिसको चीनी कहते हैं उसका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको खाते ही हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो हमें खाने में ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, अर्थात जो रक्त में धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएं, जिससे कि एकदम से हाई ब्लड ग्लूकोज की स्थिति ना आए और जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो नियंत्रित रहे। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कौन से होते हैं? जिनमें रक्त शर्करा नियंत्रित रहे, जैसे साबुत दालें, रेशेयुक्त फल, सब्जियां, मेथी, मोटा अनाज जैसे ज्वार, मक्का, मडुआ, ये सब चीज़ें का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो आहार में इनको पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए।
एक चीज़ और जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। आपने देखा होगा मार्केट में कई सारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं, गोलियां होती हैं जिसकी जो स्वीट तो होते हैं, मिठास तो लाते हैं खाने में, परंतु उनका कैलोरी मूल्य नहीं होता। ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ऊर्जा को नहीं बढ़ाते परंतु खाने में मीठापन लाते हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे अस्पार्टेम और साइक्लामेट, नियोटेम, सैक्रिन, ये कई सारे ब्रांड में मिलते हैं मार्केट में। इनका उपयोग भी चिकित्सक की से पूछ कर ही करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें कि आहार के द्वारा ही हम अपने ब्लड के ग्लूकोज को नियंत्रित करें और एक अच्छी जीवन शैली जिए। तो आशा करती हूँ कि आज के इस व्याख्यान से आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। मधुमेह क्या होता है, कितनी तरह का होता है, और किस किस तरह खान पान और जीवन शैली में बदलाव से हम अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।